बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 27 जुलाई 2024 है। एक जानिब तो जमात इस्लामी का धरना जारी है, उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज बरोज हफ्ता जो अहम तरीन डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आई है उसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई का एक बयानिया है। यह बयानिया रियासत की जानिब से बनाया गया, यह बयानिया हुकूमत की जानिब से बनाया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का एक तहरीरी फैसला आया है जो कि इस बयानिए पर चार्जशीट है। यानी आज के इस तहरीरी फैसले के बाद, वैसे तो जिन जज साहब ने यह तहरीरी फैसला लिखा है उन जज साहब का तबादला भी कर दिया गया है, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को 2 अहम तरीन मैसेजेस भेजे गए। उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी मुक्तदरा को एक अहम तरीन पैगाम भेजा है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और मौजूदा हुकूमत इस वक्त इतनी ज्यादा परेशान क्यों है और इन द कमिंग डेज अक्टूबर नवंबर में क्या कुछ होने जा रहा है, और इस हुकूमत के घर जाने के हवाले से इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, उन्हें भी हमने डिस्कस करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि फायरवॉल जो है वो एक्टिव हो चुकी है। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को जाहिल इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो अपडेट मैं आपको दे दूं जो जमात इस्लामी का धरना है उसके हवाले से। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना आज दूसरे रोज भी जारी है, जिसके बायस इस वक्त ऑब्वियसली आपको पता है कि शहर इक़्तिदार भी मुकम्मल तौर पे बंद है और जुड़वा शहर जो है वो हाई अलर्ट पे है। और इस वक्त 4 मुतबादिल रास्ते तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब इन द कमिंग टाइम क्या कुछ होगा, किस तरह से चीजें लेकर चलती है जमात इस्लामी, ये तो हमें पता चलेगा। और जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई कमेटी जो है वो भी बना दी है। इसमें हाफिज नईम जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दी है कि हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। और जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है। जबकि इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि यह धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा। हम अपना होमवर्क मुकम्मल करके आए हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब इस्लामाबाद पहुंचे तो कंटेनरों से शहर बंद था। हमारे कारकुन थके ना, हम पूरे जज्बे के साथ मौजूद हैं। कारकुन मौजूद रहें, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। यानी अभी ये सिर्फ पड़ाव है लियाकत बाग में, और रावलपिंडी के लियाकत बाग से मरी रोड से होते हुए ये शहर इक़्तिदार में दाखिल होकर डी चौक तक जाने का इरादा अभी भी जमात इस्लामी रखती है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है लेटेस्ट ऑन ग्राउंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मंडे को इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। कल इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज किया, और जितना एहतजाज वो कर सकते थे बहुत सी जगहों के ऊपर निकले और फस्तायत की गई। परसों रात हमने देखा कि बदतरीन क्रैकडाउन सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ नहीं, बल्कि जमात इस्लामी के लिए ये नया होगा, लेकिन पीटीआई के लिए तो ये एक नॉर्म है, ये नॉर्मल हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं रही। लेकिन पीटीआई इस फस्तायत के बावजूद डटी हुई है। अब यहां पर एक बड़ी अहम खबर आई है, और यह खबर जो है नाज़रीन कराम अंसार अब्बासी साहब ने दी है। अंसार अब्बासी साहब चूंकि आपको पता है कि मुक्तदरा के भी बहुत करीब है, और जाहिर बात है कि कुर्ब जो है वो फिर आपके तज्जिए को शेप कर देता है, आपका चीज़ों को देखने का जाविया जो है वो बदल जाता है और आपको क्लैरिटी मिलती है। इसलिए अंसार अब्बासी साहब ने एक तज्जिया जो है वो जंग अखबार में छापा है, और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्या कह रहे हैं जी कि हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के हवाले से, हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के हवाले से एक मरतबा फिर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा के बाद के सुप्रीम कोर्ट पर। अगर ऐसा होता है तो ये हुक्मरान जमात नून लीग के लिए एक और अदालती तख्ता पलट, लेकिन पीटीआई के लिए इंसाफ की फराहमी होगी। हालिया दिनों में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले वजीर दिफा ने खदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर नवंबर के बाद
8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहबाज हुकूमत के खात्मे का इम्कान है। इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी पार्टी की तरफ से यह उम्मीद जाहिर की कि अदलिया पीटीआई को उसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देगी और पार्टी रमा साल दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग का खौफ और पीटीआई की उम्मीदें काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से वाबस्ता हैं। अंसार बासी लिखते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस अक्टूबर के दूसरे निस्फ में रिटायर हो रहे हैं। काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केसेस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे, जिससे पीटीआई के हक में और नून लीग के खिलाफ फैसला आ सकता है। और इसके पेश नज़र यही इसलिए थ्योरीज चल रही हैं कि शायद उससे पहले ही ये हुकूमत खुद ही ख़त्म कर दी जाए और नए इंतखाबात की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में अंसार बासी साहब लिखते हैं कि हाल ही में लिखे गए अक्सरियती फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पीटीआई को वो मिल गया जो उसने सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा। एक एजेंडा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बनाया जाएगा और इसके लिए अक्टूबर या नवंबर का इंतजार किया जाएगा। अब अंसार बासी साहब लिखते हैं कि जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो अदलिया है उसकी तरफ से नून लीग को अक्टूबर नवंबर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है और उसके साथ ही साथ फॉर्म 45 के तहत जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी असम्बली में आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन नशीन रखनी है कि अगर ऐसा हो जाता है, और इसके हवाले से आप ये देखें कि ये खदशा कौन जाहिर कर रहा है और इस खदशे को अब बयानिया तक बनाया जा रहा है, तो इससे चीज़ें समझ जानी चाहिए हमें कि इन द कमिंग डेज किस तरफ को मामलात जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस वक्त पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है नेशनल असम्बली के अंदर, लेकिन इत्तेहाद करके तो वो अभी भी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन खान साहब ऐसे हुकूमत बनाएंगे नहीं। खान साहब किस तरह से हुकूमत बनाएंगे? इमरान खान साहब हुकूमत बनाएंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो उन्हें अवाम ने दी, और अगर वो नहीं मिलती तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार देने की दरखास्त की जाएगी कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाए। इसलिए खान साहब ने हल्का सा इशारा दे दिया कि आप नए इंतखाबात की भी तैयारी करें। और इसके साथ ही साथ खान साहब ने मुक्तदरा को भी मैसेज भेजा। पहला मैसेज उमर अयूब की तरफ से भेजा जनरल आसिम मुनीर के नाम के पीडीएम फौज और पीटीआई को लड़वाना चाहती है। वैसे इसके ऊपर मेरी राय ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप मफाहमत की बात क्यों करते हैं, आप क्यों ये कहते हैं पीटीआई और मुक्तदरा की सुलह होनी चाहिए। तो अब खान साहब ने चूंकि ये बात अपने सेक्रेटरी जनरल और अपनी बहन के जरिए पब्लिक कर दी है कि पीटीआई को फौज से लड़वाने वाले पीटीआई के दुश्मन हैं, तो इससे एक चीज तो वाजे हो गई कि जो मुल्क से बाहर बैठे कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो पीटीआई के बनते हैं और वो फौज के साथ कशीदगी बढ़ा रहे हैं, खान साहब के मुताबिक वो भी पीडीएम वाला काम ही कर रहे हैं, क्योंकि फौज और पीटीआई की कशीदगी का बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पीडीएम है और मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उसके अलावा किसी को इसका फायदा नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम इदारों से न्यूट्रल होने की दरखास्त करते हैं क्योंकि इस वक्त तमाम तर लोग ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम ये समझ रही है कि हुकूमत को लाने वाले आप हैं। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी तरफ से भी बड़े बड़े खड़ाक होने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्हें 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, उनका वीडियो लिंक के जरिए पेशी का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जारी किया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में शाम 5 बजे से 10 बजे तक ट्रायल चला। व्हाट्सएप कॉल पर खान साहब को पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में यह केस चला, 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का नोटिफिकेशन उड़ा दिया गया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का रिमांड जो दिया गया उस रिमांड को मुअत्तल कर दिया गया। और मैंने ये बात कही थी कि इसका जो नतीजा है उसका अभी इस हुकूमत को, इस निज़ाम को, सिस्टम को इदराक ही नहीं है कि वो इनका कितना पीछा करेगा। ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसे अब अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी मिसालें दी जाएंगी, क्योंकि इमरान खान का 12 मुकदमात में रिमांड खत्म करने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। यह फैसला इस वक्त जो 9 मई का इमरान खान पर इल्जाम है उस इल्जाम पर यह चार्जशीट है
اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ملزم عمران خان کے بیانات میں سے کوئی بھی مجرمانہ حصہ نہیں دکھا سکے سوائے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر عصمت کمال اور چند دیگر اہلکاروں کے، جن کے مطابق انہوں نے عمران خان کو اکساتے ہوئے سنا۔ یعنی کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیانات میں عمران خان نے اشتعال دلایا، کیونکہ 9 مئی کو تو عمران خان جیل میں تھا، قید میں تھا، حراست میں تھا، وہ فزیکلی تو پریزنٹ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے بیانیہ بنایا۔ عدالت نے کہا اچھا بتاؤ کہاں پہ بیانیہ بنایا، کوئی حصہ تو بتاؤ جہاں پہ عمران خان نے یہ بات کہی ہو۔ پروسیکیوٹر جنرل وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عدالت کو اس بات پر مطمئن کرنے میں ناکام رہے اور کوئی عمران خان کے بیان کا ایسا حصہ نہیں دکھا سکے سوائے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر جو ہے اور چند اہلکار کہتے ہیں ہم نے سنا۔ بھائی کہاں سنا؟ اچھا، اکسانے اور سازش کی کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ پر دستیاب ہی نہیں کہ عمران خان صاحب نے اشتعال دلایا، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ درخواست گزار کا جسمانی ریمانڈ محض اس بنیاد پر منظور کیا گیا کہ پولیس رپورٹ کے مطابق اسے نامزد کیا گیا۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ زیادہ دھمکیاں ججوں کو مل رہی ہیں۔ عدالت پروسیکیوٹر جنرل کے دلائل سے اتفاق نہیں کرتی کہ بانی پی ٹی آئی نے حملوں کے لیے بیانیہ بنایا اور ذہن سازی کی۔ ووٹ کو عزت دو سیاسی بیانیے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب بانی پی ٹی آئی نے حملے کا اعلان نہیں کیا تو جرم نہیں بنتا۔ رات کو پروگرامز میں بیٹھ کر عدلیہ پر تنقید کی جاتی ہے کہ عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا۔ عدالت ایسے ٹاک شوز کی پذیرائی نہیں کر سکتی۔ اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس طارق سلیم کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ ہے، اس نے عمران خان صاحب پر جناح ہاؤس سمیت 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم کو اب ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور وہ ملتان میں بیٹھ کر اب کیسز سنیں گے۔ جسٹس طارق سلیم اور جسٹس انوار الحق پنو جو ہیں انہوں نے بیسیکلی یہ کیس سنا۔ اب اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے، جو قابل غور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش کا بیانیہ، کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ملا، اور دیگر بیانیے بھی بنائے جاتے ہیں، بیانیوں پر تو عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی نواز شریف نے بنایا۔ اس ایک ججمنٹ میں نواز شریف اڑ گیا ہے جی، اس ایک ججمنٹ میں عمران خان کے خلاف 9 مئی اڑ گیا ہے جی، اس ایک ججمنٹ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے جو معاملات بنائے گئے ہیں وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اور عمران خان سرخرو ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔